नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट 7 में आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। साथ ही आपके जितने भी साथी हैं, मित्र हैं जो आर की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे विभिन्न माध्यमों से वो जुड़े होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप इन वीडियोस के लिंक को शेयर भी कर दिया करें, जिससे उन तक भी ये महत्वपूर्ण लेक्चर पहुंच सके। आर का एग्ज़ाम टल भले ही गया है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही आयोग अपना कार्य करना 3 मई के बाद प्रारंभ करेगा, तो इसकी जल्दी ही दोबारा डेट फिक्स होगी। और अगर स्थितियां सामान्य रहती हैं तो उम्मीद है कि जुलाई में इसका पेपर हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील ना दें और लगातार आप तैयारी करते रहें। आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे जुड़ के आप कम से कम समय में बिल्कुल टारगेटेड और सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल के माध्यम से इस परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है क्योंकि इसमें कुल 11 फुल टेस्ट हैं, 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, जिनमें ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा के साथ साथ आपको ऑफलाइन PDF फाइल दे दी जाती है पूरी सॉल्व टेस्ट सीरीज की, जिसमें से 20 PDF फाइल टोटल मिलती हैं, जैसा कि ऊपर बताया। और ये PDF फाइल ये अपने आप में नोट्स है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में व्याख्या के अंतर्गत पूरा का पूरा उस टॉपिक को क्लियर करके हुए इतना कंटेंट दे दिया जाता है कि वो एक समग्र नोट्स बन जाता है, जिससे अधिक आपको उस टॉपिक पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आप हमारा फ्री डेमो टेस्ट का PDF डाउनलोड करके देखिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में जिसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप डेमो टेस्ट की PDF नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपके सामने एक नंबर है 9506742546। इस नंबर पर आप ज्वाइन आरओ लिख के भेज दीजिए, आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले टेस्ट नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न था, तो उसमें छोटी सी मिस्टेक थी बताने में, बाकी व्याख्या में मैंने बिल्कुल सही उसका उत्तर बताया था। तो इसमें 2 कथन थे। पहला कथन था समुदायवाचक विशेषणों से किसी पूर्णांक बोधक संख्या के समुदाय का बोध होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या था, पूर्णांक बोधक विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं। तो यहाँ पर ये कथन गलत है। ये कथन सही कब होता, अगर यहाँ ये लिखा होता कि पूर्णांक बोधक विशेषण के बाद, यानी आगे की जगह बाद लिखा होता, यानी प्रत्यय की तरह अगर वो यूज हो रहा होता, तो वो समुदाय बोधक विशेषण बनते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए कि केवल एक सही है, यानी ए इसमें करेक्ट होना चाहिए था। बाकी व्याख्या फिर से देख लीजिए। समुदायवाचक विशेषण के द्वारा किसी पूर्णांक बोधक संख्या के समुदाय का बोध होता है, जैसे कि दोनों पांव, चारों लड़के, 40 व्यक्ति इत्यादि। इसलिए कथन ए सही है, जिसके बारे में हमने बात की। पूर्णांक बोधक विशेषणों में ओ प्रत्यय जोड़ने से, यानी बाद में प्रत्यय की तरह ओ जोड़ दिया जाए, तो वो समुदायवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे 4 से चारों, 10 से 10, 16 से 16। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि व्याख्या सही बताई गई थी इस प्रश्न में, लेकिन उत्तर में मिसप्रिंटिंग थी। तो आगे चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी हुई हैं जो शब्द और उनके पर्यायवाची शब्दों से संबंधित हैं। इसमें हमको सुमेलन करना है। तो बहुत ही आसान है, हमने पर्यायवाची शब्द पहले पढ़े हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंद्र। तो इंद्र का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या दिख रहा है आपको, सुरेश। यहाँ पर दूसरा इसके साथ सुमेलित होगा। उसके बाद विष्णु भगवान की बात करते हैं, तो बी का क्या होगा, 3 होगा, उपेंद्र। ब्रह्मा जी का सुमेलन किससे होगा, ब्रह्मा जी का सुमेलन होगा चतुरानन। और शिव का यानी डी ऑप्शन की बात करें तो रुद्र। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके अन्य पर्यायवाची देखते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले शब्द हैं। इंद्र के देवराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, शक, सुरपति और पुरंदर। विष्णु जी के उपेंद्र, जनार्दन, लक्ष्मीपति, मुकुंद, अच्युत और नारायण। ब्रह्मा के कमलासन, चतुरानन, प्रजापति, पितामह और विधाता। शिव के शंकर, रुद्र, शंभु, पशुपति, महेश, कैलाशपति, उमापति। ये सभी शिव के पर्यायवाची हो गए।
अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से अशुद्ध है, यानी उनमें जो शब्द दिए हुए हैं वो सभी एक ही के नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा है? सारंग, कुरंग और लंबोष्ट। इसमें क्या गलती है, कौन सा शब्द भिन्न है, ये देखते हैं। तो विकल्प सी में निहित सारंग व कुरंग ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द था लंबोष्ठ। लंबोष्ठ किसका पर्यायवाची होता है? ऊंट का पर्यायवाची होता है, इसलिए जो सी विकल्प था वो गलत है। और बाकी विकल्पों को देखते हैं कि वो किसके पर्यायवाची थे। कुंजर, सिंधुर और कुंभी ये सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द थे। हाय, तुरंग और सैंधव ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। सुरभि, चीतल और मृग ये सभी हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द किसी पक्षी विशेष की ओर इंगित नहीं करता है? यानी कि इसमें से 3 जो है ऐसे शब्द हैं जो पक्षी से संबंधित हैं और एक जो है पक्षी नहीं है, वो कौन सा है? तो काक आप जानते हैं कौवे का होता है, गृध गिद्ध से संबंधित होता है, चटिका जो है ये चिड़िया से संबंधित होता है। अब बात करते हैं कैवर्त की। तो कैवर्त क्या होता है? तो कैवर्त जो होता है ये केवट का तत्सम रूप होता है। कैवर्त केवट का तत्सम रूप है। काक जो है कौवे से का जो है तत्सम रूप है। गृध जो है ये गिद्ध का तत्सम रूप है और चटिका ये चिड़िया का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाक्षा के सामने लक्ष्य लिखा है, स्फटिक का फिटकरी और उद्वालन का उबलना। तो इसमें तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म या जो है एक से ज़्यादा युग्म सही नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्फटिक का जो है फिटकरी होता है, बिल्कुल सही है तत्सम तद्भव। उद्वालन का उबलना भी बिल्कुल सही है, उबालना। लेकिन लाछा का लक्ष्य नहीं होता। लाछा क्या होता है? लाछा का जो है तद्भव जो है लाख होता है, जो कि लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का रेजिन होता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? केवल एक जो है ये गलत है। अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा। पुष्ट का विलोम क्या होगा? छीड़ होगा। पुष्ट मतलब क्या होता है? हेल्दी, और छीड़ मतलब वीक। अगला प्रश्न, उन्मीलन और निमीलन शब्द युग्मों में से कौन सा संबंध है? यानी इनमें आपस में ये पर्यायवाची है कि विलोम है, तत्सम तद्भव है या विशेष विशेषण है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो उन्मीलन का निमीलन क्या होता है? विलोम शब्द होता है, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परस्पर विपरीतार्थी शब्द हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन वाक्यों में अनुचित शब्द का प्रयोग हो जाने से वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण हो गया है? तो एक एक को हम देखेंगे कि कौन से जो है अनुचित शब्द के कारण वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। आकाश में बिजली गरज रही है, तो बिजली गरजती नहीं है, बिजली क्या होती है? चमक, इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं हो सकती, रेडियो का क्या किया जाएगा? आविष्कार किया जाएगा, इसलिए बी भी गलत हो गया, यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। और उन्नति के मार्ग में अनेक संकट भी आते हैं, तो यहाँ मार्ग में संकट के स्थान पर बाधाएं शब्द का जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो शुद्ध होता है। तो इस तरह से तीनों ही जो है वर्तनी और अनुचित शब्द के प्रयोग के कारण गलत हैं। इनका शुद्ध रूप हमने देख लिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। आकाश में बिजली गरज रही है की जगह आकाश में बिजली चमक रही है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की जगह आविष्कार किसने किया। और उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, इसके स्थान पर बाधाएं भी आती हैं। तो ये जो है तीनों के शुद्ध रूप हो गए। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की इसमें से हमको पहचान करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक ही शब्द शुद्ध है, वो है योगिराज। डी ऑप्शन सही है। बाकी में क्या गलती है जल्दी से देखिए। महंगा, तो यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए था, महंगा इस तरह से होगा। श्रीमान में जो है हलंत लगता है, नाम में श्रीमान इस तरह से लिखा जाएगा। और मुंह में भी चंद्र बिंदु लगता है, तो इस तरह से योगिराज शब्द ही उसमें केवल करेक्ट था। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं ऐसे शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, विजय बहुत तेज विद्यार्थी है।
तो यहाँ पर तेज क्या है, ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या है, एक विशेषण है। लेकिन तेज कैसे है, बहुत तेज है, यानी विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है बहुत शब्द, इसलिए ये जो है उसका प्रविशेषण हो गया। तो तेज विशेषण है और बहुत उसका जो है प्रविशेषण है। अगला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक के जो है भेद आपने पढ़े हैं। संख्यावाचक के दो ही भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में ऐसे विशेषण जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, संज्ञा, सर्वनाम का निश्चित संख्या की बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वृक्ष कितने हैं, 4 हैं, कलम कितनी है, 3 है, उसके बाद 1, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम। तो इन समय में कोई ना कोई जो है ऐसा शब्द जुड़ा है जो संख्या का निश्चित बोध करा रहा है। उसके उदाहरण भी देखते हैं। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, 4, यानी एक निश्चित संख्या है। विकास के घर में 2 कमरे हैं, राजू की कॉलोनी में 20 घर हैं। तो यहाँ पर सभी निश्चित संख्यावाचक शब्द दिए हैं। मेरे पास 3 फुटबॉल हैं, उस पार्क में 12 पेड़ हैं। अब दूसरे प्रकार का क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी संज्ञा, सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, उनमें अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किसी के आगे कुछ लगा है, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों। तो ये सभी क्या है, किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसको अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों से ही इसको पता लगा लें तो बेहतर होगा। मित मतलब कम और भाषी मतलब बोलने वाला, यानी जो बहुत ही कम बोलता हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। वह जो कम बोलता है उसको हम क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। और यहीं पर एक शब्द मितव्ययी इसी की तरह का प्रयोग होता है। इसका मतलब मित मतलब कम, व्ययी मतलब जो व्यय करता हो या खर्च करता हो। तो कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह जो सबको समान रूप से देखे, यानी एक समान रूप से सबको देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा समदर्शी। सम मतलब समान, दर्शी मतलब देखने वाला, यानी समान रूप से सबको देखने वाला समदर्शी होता है। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन सही है या गलत है, सोच के जो है देखिए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है या किसी अन्य के प्रति होता है। तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति होता है, संसद के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कोई स्वयं जो है एक स्वतंत्र संस्था नहीं है। राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, इसलिए जो है जो CAG है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला कथन, भारत का महान्यायवादी सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही कथन है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। तो केवल 2 इसमें सही है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग जानना जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम महान्यायवादी की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो अनुच्छेद 76 के अनुसार है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है, इसीलिए कथन 2 सही था। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वो संसद में मतदान नहीं करता है, वो कार्रवाई में भाग लेता है सदन की और वहाँ पर अपना वक्तव्य भी दे सकता है, बोल भी सकता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में, उसके विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब हम चलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम CAG कहते हैं। संसद का प्रतिनिधि होता है
और वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए कथन एक गलत था जिसमें लिखा था कि वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल रहेगा, यदि उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो अधिकतम 65 वर्ष तक। सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान होता है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने पर, इस्तीफा देने पर, उसके बाद वह भारत सरकार के किसी भी या राज्य सरकार के किसी भी अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। सीधा सा अर्थ ये है कि एक बार जो व्यक्ति सीएजी बन के सीएजी से सेवानिवृत्त हो गया है, हट गया है, वो फिर किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों में जो राज्य विधान परिषदें होती हैं उनमें जो है विधानसभा द्वारा कुल 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के निश्चित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था और विधानसभा की पहली बार गठन जो है 1937 में हुआ था। तो 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद बनी और 1937 में विधान सभा बनी। विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो ये दोनों भी आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो है एंग्लो इंडियन होता है जिसका नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है या मनोनयन किया जाता है। तथा विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें सदस्य संख्या 100 है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कोटे से 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद, जिसमें विधानसभा की 12 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से संबंधित कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी सूर्य की है वो कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी होती है उसको कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। सूर्य का जो व्यास है वो कितना है? 1,39,200 किलोमीटर, जो कि गलत दिया। ये कितना होना चाहिए? 13,92,200 किलोमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगला प्रश्न, कानकुन सम्मेलन किस वर्ष में हुआ जिसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हरित जलवायु कोष पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले। तो ये जो कानकुन सम्मेलन है ये 2010 में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के बीच आयोजित किया गया। इससे UNFCC COP16 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना का निर्णय लिया गया। 2011 में इसके बाद क्या होता है? डरबन सम्मेलन होता है जिसको COP17 के नाम से जानते हैं। इसी में हरित जलवायु कोष के लिए एक व्यवस्थित तंत्र बनाने पर सहमति बनी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोनों को हम देखते हैं। गांधीवादी योजना ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? श्रीमन नारायण के द्वारा, बिल्कुल सही कथन है। बॉम्बे प्लान जो है GD बिरला के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें 8 उद्योगपति थे। तो इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा? केवल 2, क्योंकि इसी का सुमेलन गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। बॉम्बे प्लान जो है 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू किया गया था
और बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? आरदेशिर दलाल थे। 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नाम का एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास पर बल देना तथा 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपया करना था। तो ये दोनों ही बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसका उद्देश्य क्या था और इसमें कितने लोग शामिल थे। फिर इससे पहले भी कई सारे जो है आर्थिक जो है नियोजन के प्रयास हुए थे। स्वतंत्रता के पूर्व ही आर्थिक नियोजन का सैद्धांतिक प्रयास प्रारंभ हो चुका था। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसने देश में आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखकर एक योजना प्रस्तुत की। अगस्त 1944 में भारत सरकार ने एक अलग विभाग जिसका नाम दिया गया था नियोजन एवं विकास विभाग को खोला था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने 1944 में एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि जो है गांधीवादी जो है विचारधारा क्या थी आर्थिक विकास में, उनका जो है मुख्य सिद्धांत था ट्रस्टीशिप सिद्धांत यानी न्यास्ता का सिद्धांत, जिसके बारे में जो है आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी, यानी युगदूत की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन जो है सही होगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में मानव विवेक, वेद एवं उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत स्थापित प्रथम महत्वपूर्ण संगठन था। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई। हालांकि इसमें और लोगों का भी योगदान था। अगला प्रश्न, 2 कथन दिए हैं जिसमें से एक कथन है एक कारण है, दोनों के बारे में अंतर संबंध को हमको स्थापित करना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि कृषि जो है अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद आज भी देश में कृषि का योगदान 85% से अधिक है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृषि का योगदान 85% से अधिक नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, परंतु यह देश में 85% से अधिक योगदान नहीं करती है। आज़ादी के बाद से देश में कृषि के योगदान में जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार जो है घटाव आ रहा है, यानी कमी आ रही है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण यानी क्रेडिट पॉलिसी जिसे हम कह सकते हैं के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रिया, चयनात्मक साख नियंत्रण और विभेदक ब्याज दर प्रणाली, ये तीनों ही प्रक्रियाएं आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो हमको चारों कथन पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इसमें से सही कथन जो है कौन सा है और कौन सा गलत है ये देख पाएंगे। पारा यानी मरकरी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि पारा जो है अगर रूम टेम्परेचर पे है तो वो हमेशा लिक्विड स्टेज में होगा। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ये भी सही है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है, ये भी सही है। सिनेबार सोडियम का एक अयस्क है या एलॉय है, तो सोडियम का अयस्क ना होकर एक इसका है पारा का है यानी मरकरी का है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसमें सही है। सिनेबार सोडियम का अयस्क ना होकर पारा का अयस्क है, शेष का सभी कथन सही हैं। अब जो है कुछ धातुएं और उनके महत्वपूर्ण अयस्कों के बारे में जानते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले लोहे की बात करते हैं। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट और कापर पायराइट, ये सभी लोहे की जो है अयस्क हैं। कोबाल्ट का स्मेलाइट है, निकिल का मिलेराइट है,
मैग्नीज का पायरोलुसाइट और मैग्नाइट, ये दोनों ही है। यूरेनियम का भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कार्नेसाइट और पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम की भी बात चली थी, चिली साल्टपीटर, ट्रोना और साथ में NaCl यानी साधारण नमक, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए। कैल्शियम में डोलोमाइट, कैलेसाइट, जिप्सम, फ्लोस्पार और एस्बेस्टस, जिसमें से जिप्सम और फ्लोस्पार जो है ये दो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट अयस्क हैं इसके। फिर स्ट्रॉन्सियम की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्सियनाइट और सिलेस्टीन, ये दो इसके अयस्क हो गए। कॉपर का बहुत बार पूछा गया है, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट। सिल्वर का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, यानी ये दोनों सिल्वर ऐसे हैं जिसमें सिल्वर पाया जाता है, बाकी कई सारे फाल सिल्वर भी हैं। सोना के कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। बेरियम के जो है अयस्क क्या हो गए, बरिट्स हो गया। फिर एल्युमिनियम का भी कई बार पूछा गया है। बॉक्साइट जो है सबसे प्रमुख अयस्क है, उसके बाद कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूलाइट और कायोलिन। पोटेशियम का नाइट्रेट जिसको हम साल्टपीटर भी कहते हैं और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, किरेसाइट और कार्नेलाइट। आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ धातुओं के जो अयस्क हैं वो एक से ज़्यादा धातुएं प्रोड्यूस करते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है क्योंकि एक ही अयस्क में एक से ज़्यादा धातुएं जो है पाई जा सकती हैं जिनका निष्कर्षण करने का तरीका अलग अलग होता है। जिंक की भी बात कर लेते हैं, जिंक ब्लेड, जिनसाइट और कैलेमाइन। मरकरी जिसका हमने प्रश्न में जिक्र किया, सिनेबार। टिन का कैसिटेराइट। सीसा या जिसको लेड कहते हैं, गैलेना उसका अयस्क होता है। एंटीमनी का स्टेबनाइट होता है। कैडमियम का ग्रीनोसाइट होता है। बिस्मथ का बिस्मथाइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक राशि दाब यानी प्रेशर का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर CGS पूछा गया है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले इकाई में। तो इसका सही उत्तर क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। CGS मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। इस संदर्भ में दाब का मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। बल का मात्रक डाइन होगा और आघूर्ण का मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर होगा, या डाइन सेंटीमीटर सिंपली भी इसको हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी इसका ऑफिशियल नाम क्या दिया गया था? जो उसको कोड नेम दिया जाता है वो क्या दिया गया था? तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। बाकी जो ऑपरेशन है उनके भी बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन का नाम था। ऑपरेशन थंडर ये रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन बंदर हमने पढ़ ही लिया कि ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। और ऑपरेशन थर्स्ट ये रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड की पानी की जो बोतलें हैं उसकी बिक्री पर रोकथाम के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस सैंपल के परीक्षण के लिए पूल टेस्टिंग की पद्धति अपनाने की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कोरोना पर जो है बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसको हम आगे धीरे धीरे देखेंगे भी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर कोरोना वायरस सैंपल के परीक्षण के लिए पूल टेस्टिंग की इजाज़त जिसने प्राप्त की थी। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद जिसको ICMR कहते हैं यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें उसने कोरोना वायरस सैंपलों के परीक्षण के लिए पूल पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश इस पद्धति के कोरोना वायरस परीक्षण को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पूल टेस्टिंग में यदि 10 सैंपल का एक मिश्रित पूल बनाया जाता है और यदि इनका कोविड-19 परिणाम निगेटिव आता है तो यह मान लिया जाता है कि पूरे सैंपल निगेटिव होगा, लेकिन यदि परिणाम पॉजिटिव आता है तो फिर से सभी सैंपलों का व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है
कि सैम्पलिंग में जो है मटेरियल कम यूज होता है और साथ में जो है समय कम लगता है और परिणाम जल्दी मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस प्रदेश के साथ लगती है? तो इसको हमने एक और प्रश्न में इसका उत्तर डील किया था, यहाँ पर जो इसका उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश जो है सबसे न्यूनतम सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ में। अगला प्रश्न, 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, यानी कैपिटल क्या थी उत्तर प्रदेश की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। और 1858 तक यानी उससे पहले तक जो है आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। 1921 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लगातार लखनऊ ही है। अगला प्रश्न, 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आप लोग निश्चित रूप से इसका उत्तर जानते रहे होंगे। अगला प्रश्न, लैन का फुल फॉर्म दिया है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म दिया है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या दोनों सही हैं? बिल्कुल सही हैं, दोनों ही फुल फॉर्म सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब जो है कुछ ऐसे फुल फॉर्म देखते हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बार बार पूछे जाते हैं। ALU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। एल्गोल यानी ALGOL, इसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल जो एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। HTML का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर हाई गलत लिखा गया, इसकी जगह हाइपर पढ़िए। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी बार बीजेपी के सांसद चुने गए थे? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 बार। वो 2 बार जो है बीजेपी से सांसद बन चुके थे राज्यसभा में। पहली बार जब वो बने थे तो 1994 से 2000 तक और दूसरी बार 2000 से 6 तक। 1998 से 2000 के मध्य वह बीजेपी के दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, इकबाल चंद्र मल्होत्रा ने कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी लिखी है, लेकिन उनके साथ में उनके साथी जो है कौन थे जिन्होंने सह लेखक के रूप में उनका साथ दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मरूफ रजा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक इकबाल चंद मल्होत्रा व मरूफ रजा हैं। अन्य पुस्तकें जैसे क्विचोट, ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है। सरस्वती सिविलाइजेशन GD बख्शी ने लिखी है। और सिंप्लिसिटी एंड विजडम ये दिनेश सहरा के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आज के इस श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आपने 30 में से कितना स्कोर किया है? अगर आप ईमानदारी से उत्तर दे सकें तो ज़रूर बताएं। और मेरी एक फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच जो है इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है ये कार्यक्रम पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।